हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसरो द्वारा बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर बनाए जा रहे न्यूक्लियर इंजन रॉकेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर इंजन रॉकेट्स क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे डेवलप किया जाता है, इन सब सवालों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। वहीं अब एक और कमाल की खबर निकल के सामने आई है। पीएसएलवी की शानदार सफलता के बाद इसरो ने अब नासा और चीन को टक्कर देते हुए मंगल तक का सफर तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले रॉकेट्स के लिए इंजन्स को बनाने के लिए इसरो ने देश की अग्रणी परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के साथ हाथ मिलाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केमिकल से चलने वाले इंजन्स कुछ हद तक ही काम आते हैं, लेकिन अगर एक स्पेसक्राफ्ट को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक की यात्रा करनी हो या अनंत अंतरिक्ष में भेजना हो, तो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले रॉकेट्स ही कारगर साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो केमिकल इंजन रॉकेट्स में अधिक ईंधन नहीं भरा जा सकता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करना कठिन है। वहीं सोलर पावर रॉकेट्स की बात की जाए तो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक सूर्य की रोशनी भी नहीं आती है। ऐसे में रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब इसरो ने न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बार्क के साथ मिलकर इसरो रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बना रहा है। फ्रेंड्स, अब सवाल यह उठता है कि न्यूक्लियर रॉकेट्स कैसे काम करते हैं। न्यूक्लियर इंजन न्यूक्लियर फ्यूजन वाले रिएक्टर जैसे नहीं होते हैं जिनसे बिजली पैदा होती है। फ्रेंड्स, रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर प्लूटोनियम 238, स्ट्रोंटियम 90 जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह नष्ट होते हैं तो इससे गर्मी पैदा होती है। इस इंजन के दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट इज द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, जो गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होगा, एंड द सेकेंड इज रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा। इसके बाद यह हीट थर्मोकपल में बदल जाएगी, जो वोल्टेज पैदा करेगी, और यही वोल्टेज बैटरी को चार्ज करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सैटेलाइट्स को ज़रूरी ताकत मिलती है। फ्रेंड्स, नासा के स्पेसक्राफ्ट वाइजर, कैसिनी एंड क्यूरोसिटी भी इसी तरह के इंजन द्वारा संचालित होते हैं। वहीं नासा अब नए न्यूक्लियर थर्मल प्रपल्सन टेक्निक पर लगातार कार्य कर रहा है, जिसकी मदद से सुदूर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से यात्रा कर सकेंगे। फ्रेंड्स, मंगलयान को अर्थ से मार्स तक पहुंचने में 9 महीने लग गए थे, लेकिन अब ये दूरी तय करने में लगने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 100 दिन। नामुमकिन सा लग रहा होगा, राइट? लेकिन इस अनबिलीवेबल चीज को पहली बार नासा के वैज्ञानिकों ने बिलीवेबल करके दिखाया। दरअसल प्रेजेंटली नासा इसे 2 न्यूक्लियर पावर रॉकेट्स पर काम कर रहा है, जिनकी स्पीड और पावर दुनिया के वेल डेवलप्ड स्पेसएक्स के फैल्कन रॉकेट्स के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हो? जहां अर्थ से प्लूटो तक का डिस्टेंस कवर करने में 10 साल से भी अधिक का समय लग जाता था, वहीं ये डिस्टेंस अब हम 4 सालों के अंदर अंदर कवर कर सकते हैं। पर क्या हकीकत में आज इस टेक्नोलॉजी का आज के समय में ऑपरेशनल हो पाना संभव है? क्योंकि स्पेस ट्रैवलिंग एज दुर्घटना से देर भली। इफ यस, तो नासा कैसे इतनी हाई स्पीड को अचीव कर रहा है? पिछले 100 सालों में स्पेस ट्रेवल को लेकर हमारे आइडियाज काफ़ी चेंज हो चुके हैं। 1657 में लोगों को लगता था कि पटाखों की मदद से किसी भी बड़े रॉकेट को स्पेस तक प्रोपल किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिक्विड और सॉलिड फ्यूल को जलाकर एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। इनफैक्ट जब इससे सबसे पहला रॉकेट बम्पर WAC बनाया गया था, तब उसे इसी आइडिया के बेसिस पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, और यही वो पल था जब से शुरू हुआ रॉकेट बनाने का सिलसिला। आज की तारीख में रॉकेट बनाना कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। इंडियन स्पेस एजेंसी अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बना भी लिया है। इस रॉकेट की सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण भी लॉन्च हो चुका है। फ्रेंड्स, आज की तारीख में हमारे पास जो रॉकेट है वो केमिकल कंबशन रॉकेट है, जिन्हें यूज़ करके आने वाले सालों में एलन मस्क लोगों को मार्स पर घुसाने के लिए प्लान्स बना रहे हैं। सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में काफ़ी वाइडली यूज और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। इसमें होता ये है कि इंजन में कंट्रोल और कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिसकी मदद से रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया जा रहा है। फर्क सिर्फ बस इतना है कि इस मेथड में अपग्रेडेशन करते हुए स्पेसएक्स के इंजीनियर्स ने इस केमिकल कंबशन से
ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने का और उसकी इफिशियंसी बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया है। आज की तारीख में किसी भी रॉकेट की इफिशियंसी बढ़ाना रॉकेट साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब रॉकेट साइंस का नाम पहले से ही बदनाम है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन असल में इसे समझना काफ़ी सिंपल है। इसमें लिटरली फंडामेंटल लेवल पर एक लॉ यूज होता है जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यू नो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरीके से एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। सो बेसिक केमिकल इंजन्स में फ्यूल के तौर पर लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। इन दो लिक्विड्स को कंबशन चैम्बर में डाला जाता है जहां इनके कंबशन से एक्सप्लोजन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और फिर इससे निकलने वाली हीट और रॉकेट्स के नीचे लगे कॉन शेप नोजल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब नोजल का कॉन शेप स्पेशली कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे मैक्सिमम एनर्जी को एक यूनिट डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। एंड डन। अब आएगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इनटू प्लेन। पीछे की तरफ निकलती एनर्जी रॉकेट्स को ऊपर की तरफ पुश करती है और इसको हम कहते हैं थ्रस्ट। एक रॉकेट इंजन जितना ज्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा रॉकेट उतना ही तेजी से ऊपर की ओर उठेगा। एंड दैट्स इट। यही है बेसिक रॉकेट साइंस। इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। अब ऑब्वियसली हम सिर्फ इसके फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। एडवांस रॉकेट्स में काफ़ी एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग होती है एंड दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन ऐसे ही रॉकेट्स को यूज़ करके नासा का मेन ऑब्जेक्टिव है 2025 तक इंसानों को एक बार फिर से चांद पर भेजना, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन यहीं पर एग्जैक्टली आती है एक मेजर प्रॉब्लम। हम सदियों से यही केमिकल कंबशन टेक्निक को यूज़ करते आ रहे हैं और इस टेक्निक के अपने आप में काफ़ी बड़े लिमिटेशंस है। इसका एक सबसे बड़ा लॉफॉल यह है कि लिक्विड फ्यूल को जलाकर एनर्जी क्रिएट करना बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। इन दी एंड यू वॉन्ट बिलीव, बट हम फ्यूल का 1/3 से कम हिस्सा ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। इन केमिकल रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करना भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। I mean, अगर आप कैलकुलेट करो तो सिर्फ एक छोटे से आधा किलो के सैटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाने में 8.28 लाख रुपीज जितना खर्चा होता है, जिसमें ज़्यादातर पैसा तो फ्यूल पर ही खर्च हो जाता है। इसके अलावा डोंट फॉरगेट अनदर मेजर लिमिटेशन। केमिकल इंजन से स्पेस ट्रेवल करना बहुत ही स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी के बेस्ट रॉकेट फाल्कन हेवी को यूज़ करें तो हम मार्स तक पहुंचने में अराउंड 7 महीने लग जाते हैं। मतलब इतने टाइम तक एस्ट्रोनॉट्स को अपना वक्त लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में गुजारना पड़ता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, लो ग्रेविटी में सबसे ज़्यादा रहने का रिकॉर्ड रशियन कॉस्मोनॉट वैलेरी पोलियाकोव के पास है, जो उन्हें मजबूरी में 438 दिनों तक यानी 15 महीने तक स्पेस में बिताते हुए बनाना पड़ा। इतना टाइम स्पेस में बिताने की वजह से उनके बोन्स और मसल्स इतने वीक हो गए थे कि वापस आने के बाद अर्थ की ग्रेविटी से रीएडजस्ट करने में उन्हें 8 महीने लग गए थे। यानी अगर एस्ट्रोनॉट्स को केमिकल इंजन की मदद से मार्स पर भेजा गया तो मार्स पर इंसानों का पहला कदम शायद एक व्हील चेयर पर हो। शो प्रिंट की जगह पर एक व्हील प्रिंट होगा और इसलिए इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए नासा के पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। नासा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी DOE के साथ कोऑर्डिनेट करके न्यूक्लियर पावर रॉकेट इंजन डिजाइन कर रहा है। नासा के पास न्यूक्लियर पावर रॉकेट्स के डिजाइन भी रेडी है, जो कि 2 तरह के हैं। पहला न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन्स और दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन्स। एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन्स एक नॉर्मल केमिकल इंजन से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पर फिर भी वो उससे 2 गुना ज़्यादा इफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये कैसे होता है इसे समझना बहुत ही सिंपल है। देखो, ये रॉकेट्स न्यूक्लियर रिएक्शंस में सबसे पहले तो भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है और फिर जैसे ही रिएक्टर के बीच में से लिक्विड हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल पास किया जाता है तो हीट की वजह से लिक्विड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसे रॉकेट के नोजल से हाई स्पीड से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप कहोगे कि नॉर्मल रॉकेट्स में भी तो ऐसा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो फिर चलो सिंपल इक्वेशन से समझते हैं। किसी भी रॉकेट्स की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए इंजीनियर्स यूज करते हैं स्पेसिफिक इम्पल्स। तो इसे मेजर किया जाता है कुछ ऐसे, थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय फ्यूल फ्लो रेट। इसमें बस याद रखने वाली चीज़ ये है कि जितनी जल्दी फ्यूल रॉकेट की नोजल से बाहर आएगा उसका स्पेसिफिक इम्पल्स उतना ही ज़्यादा होगा। यानी रॉकेट की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो बाहर आते फ्यूल की स्पीड को भी बढ़ाना होगा। नॉर्मल कंबशन इंजन्स में फ्यूल की स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, जो काफ़ी फास्ट है। बट एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन्स में हाइड्रोजन 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर निकलता है, यानी नॉर्मल से 2 गुना ज़्यादा।
और इसलिए स्पेसिफिक इम्पल्स इनहैंस एफिशिएंसी में 2 गुना ज़्यादा बड़ी है ना एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट और असरदार भी। इसके अलावा दूसरा डिज़ाइन है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन। इसमें एनर्जी जनरेट करने का कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की बजाय न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और पीरियोडिक टेबल के ज़ीनॉन एटम का आयोनाइज करके इन्हें नोजल से बाहर निकालकर एक्सेलरेशन जनरेट किया जाता है। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, बाहर निकलते ज़ीनॉन की स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट से भी 5 गुना ज़्यादा, और इसी वजह से एफिशिएंसी भी 5 गुना ज़्यादा। इसलिए नासा के साइंटिस्टों का कहना है कि हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन्स को यूज़ करके आराम से 100 दिनों के अंदर ही मार्स पर पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, एक न्यूक्लियर इंजन से बना रॉकेट एस्ट्रोनॉट को सिर्फ 4 साल में प्लूटो तक पहुंचा सकता है। अब 4 साल सुनने में बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये मत भूलो, यही डिस्टेंस कवर करने के लिए न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, जिसने प्लूटो की में पहली HD फोटोज खींच के दी, उसे खुद 10 साल लग गए थे। और अब अगर देखा जाए तो नासा के कई सारे सैटेलाइट्स में इलेक्ट्रिक आयंस इंजन्स ही यूज़ होते हैं। तो इससे एक सवाल तो उठता है कि हम देरी किस बात की कर रहे थे, हम इसे मार्स या किसी दूसरे प्लैनेट्स पर पहुंचने के लिए यूज़ क्यों नहीं कर रहे। वेल, ये कॉन्सेप्ट जितना सिंपल दिख रहा है ना, इसे एग्जीक्यूट करना इतना भी सिंपल नहीं है। जैसा कि हमने देखा, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फ्यूल की वेलोसिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो मायने रखती है और वो है थ्रस्ट। थ्रस्ट फ्यूल की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है कि फ्यूल की क्वांटिटी कितनी बार फेंकी जा रही है। आयन इंजन्स में फ्यूल के तौर पर यूज़ होने वाले ज़ीनॉन की स्पीड तो ज़्यादा है, लेकिन क्वांटिटी कम होता है, और इसलिए आयन इंजन से बना रॉकेट अर्थ से लिफ्ट ऑफ भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक बार स्पेस में पहुंचने के बाद ही आयन इंजन इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है कि न्यूक्लियर इंजन्स में यूज़ होता है हाईली रेडियो एक्टिव यूरेनियम आइसोटोप। आज इसे यहाँ अर्थ पर कंट्रोल करना बहुत ही रिस्की काम है, तो अगर इसे स्पेस इंजन में यूज़ किया गया और गलती से स्पेस में कोई एक्सीडेंट हो गया तो रेडियो एक्टिव यूरेनियम एस्ट्रोनॉट्स को पूरी तरीके से फ्राई कर सकता है। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने अपने रॉकेट्स में न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करने का प्लान इन्हीं सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर USA ने इसी रिस्क को मद्देनजर रखते हुए स्पेस इंजन्स में न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करना काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। यानी जब तक नासा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन को कम्प्लीटली शेप नहीं बना देते तो वो हर स्पेसक्राफ्ट में न्यूक्लियर इंजन्स को फिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर फ्रेंड्स नासा ने इसका भी तोड़ निकाल लिया, फिर भी प्रॉब्लम तो बची ही रहेगी। एस्ट्रोनॉट्स को 100 दिनों के लिए लो ग्रेविटी में रहना ही होगा। अब आई नो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करने का बहुत ही कॉमन मेथड हो गया है पूरे स्पेसशिप को रोटेट करना। इसकी वजह से एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है जो एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन से चिपकाए रखती है। बहुत सारी मूवीज़ में ये आइडिया यूज़ करते हुए भी दिखाया गया है, बट नहीं, यहाँ पर मैं इस आइडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसा करने में स्पेसशिप को घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन। तो बस अगर आप एक रॉकेट को एक कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सलेट करें तो स्पेसशिप के अंदर भी अर्थ जैसी ग्रेविटी जनरेट किया जा सकता है। तो बस आप बताओ, अगर न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट से स्पेस ट्रेवल करना इतना ही आसान हो गया तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा, एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।